जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। 300 दिन हार्ड चैलेंज में जो आज हमारा डे है वो है 108, मतलब कि 108। और इसमें आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा है मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, इसके उदाहरण है डैश। तो जो मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा वगैरह जो है ये किस चीज के उदाहरण है? तो ये सब वेब ब्राउजर के उदाहरण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेब ब्राउजर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मोजिला फायरफॉक्स में मोजिला व्यू विकल्प का उपयोग करके कई कंप्यूटर में सिंक्रोनाइज करने की क्षमता होती है। गुप्त मोड आपकी सामान्य क्रोम विंडो से अलग विंडो में चलता है। गुप्त मोड मतलब कि इनकॉग्निटो मोड, जिसको हम गुप्त मोड बोलते हैं, जो आपकी जो कैश मेमोरी रहती है उसको, या फिर आपकी जो हिस्ट्री रहती है वेब ब्राउजर की हिस्ट्री, वो उसको सेव नहीं करता। तो इसका जो आंसर है वो दोनों में से पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये कथन सत्य है। सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन भी, ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है, मोजिला फायरफॉक्स में मोजिला व्यू विकल्प का उपयोग करके कई कंप्यूटर में सिंक्रोनाइज करने की क्षमता होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। सिंक्रोनाइज करना मतलब कि एक ही समय पर दो डिवाइस में एक साथ एक जैसा काम करना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गूगल का उत्पाद नहीं है? इसमें से कौन सा गूगल कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है? तो आईट्यून्स, जीमेल, ब्लॉगर और यूट्यूब। इसमें से जो जीमेल आप पढ़ते हैं, जीमेल में जी का फुल फॉर्म होता है गूगल मेल। ब्लॉगर अपने आप में गूगल का ये आपका ये है। और यूट्यूब को भी अक्वायर कर लिया है गूगल ने। तो इसी तरीके से तीनों जो ये कंपनी है, ये तीनों प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट, ये गूगल के है। आईट्यून इसका प्रोडक्ट नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर की बात करें तो क्रोम, मैकवेब, फायरफॉक्स, ये तीनों वेब ब्राउजर की श्रेणी में आते हैं। जबकि ये एफटीपी जो होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। वेब ब्राउजर पर जाता है और वेब ब्राउजर को अतिरिक्त कार्य क्षमता प्रदान करता है। इसके आगे डैश लगा हुआ है, डैश वेब ब्राउजर पर जाता है और वेब ब्राउजर को अतिरिक्त कार्य क्षमता प्रदान करता है। तो वो क्या होता है? तो वो होता है प्लगइन। प्लगइन मतलब ऐसा सोर्स कोड होता है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं, तो उस टाइप की, मतलब एक फ्रेमवर्क आपको तैयार करके दे देता है। तो प्लगइन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद पथ नहीं है, ये पाथ होगा, PATH। और यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। इसके जो पहले का आंसर था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन की बात करेंगे तो याहू, गूगल और बिंग। बिंग जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन गूगल कंपनी का है, याहू कंपनी का सर्च इंजन है। इसी तरीके से जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम सर्च इंजन ना होकर सोशल मीडिया साइट है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर सॉफ्टवेयर नहीं है? इसमें से कौन सा है जो ब्राउजर सॉफ्टवेयर नहीं है? इसकी यदि हम बात करेंगे तो डकडकगो, क्रोमियम, माइक्रोसॉफ्ट एज और ब्रेव। ये तीनों जो चारों में से डकडकगो जो वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर नहीं है, सर्च इंजन है डकडकगो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर की फिर से आपको कंप्यूटर में वेब ब्राउजर क्या होता है, कितने वेब ब्राउजर होते हैं, सर्च इंजन क्या होता है, कितने सर्च इंजन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से जो वेब ब्राउजर पूछा है उसमें से जो डकडकगो है, अभी हमने देखा कि डकडकगो वेब ब्राउजर ना है। इसके अलावा जो एज है, एज को इस टाइप से नहीं लिखते, इसमें एज जो ऑफिशियल नाम है इसका एज का वो है EDG। ये एज आपका वेब ब्राउजर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। इसके अलावा फायरफॉक्स, मोजिला की आप बात करते हैं, ये भी वेब ब्राउजर। और सफारी की बात करते हैं, ये सफारी भी वेब ब्राउजर है। इसके बाद देखेंगे किसी समस्या को हल करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो व्यवस्थित प्रक्रिया की बात करेंगे तो क्या कहा जाता है? समस्या निवारण। यदि समस्या को निवारण करना है तो उसको क्या कहते हैं? समस्या निवारण। फीडबैक किसको कहते हैं? हमने यदि कोई सी सर्विस प्रोवाइड करी किसी को, तो सर्विस उस व्यक्ति को किस टाइप से, क्या संतुष्ट हो पाया या नहीं हो पाया, वो समस्या या क्या समस्या आ रही है उसमें, उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करने में। तो इस तरीके के जो है हम ओपिनियन लेते हैं उसको बोलते हैं फीडबैक। अपडेट की बात होती है तो जो हमारा प्रोडक्ट का डे बाय डे समय के हिसाब से हम उनको चेंज करते हैं उसको बोलते हैं अपडेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वेबसाइट के संबंध में .com का अर्थ क्या होता है? तो .com का अर्थ होता है समुदाय, संचार, वाणिज्य, सामान्य। तो इसमें से जो वाणिज्यिक होता है वो इसका आंसर होता है। .com का फुल फॉर्म होता है कमर्शियल। कॉम का मतलब होता है कमर्शियल, कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक।
RCTC एक देश है, प्लास्टिक मनी ईमेल रेलवे सेवा प्रदाता या ई वॉलेट। तो इसका जो RCTC नहीं है, IRCTC है, इसका फुल फॉर्म यहाँ से आई हट गया तो ये लिख लीजिए कि IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म सेंटर। इसका मतलब सी का लास्ट वाले का मैं भूल रहा हूँ कि क्या है इसका फुल फॉर्म। तो ये रेलवे की सेवा प्रदाता है, मतलब रेलवे का सर्विस प्रोवाइडर है IRCTC। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं। यदि वीडियो कॉल की बात करेंगे तो हम डिवाइस से वीडियो कॉल कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं। तो इसमें से हम जो जूम, गूगल मीटिंग, वेबएक्स ये सारे यूज करते हैं, लेकिन रेडियोफेमेल नहीं होता है। रेडियोफेमेल मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी में मेल भेजना। तो इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ये इसका आंसर नहीं, मतलब एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, क्या कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को, मतलब कॉन्फ्रेंस को वीडियो के थ्रू करना, दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वीडियो कॉल करना। ये बात सच है और इसका आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। टेलीफोन पर कॉल करना को संभालना, दूरबीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वीडियो कॉल उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा है स्काइप डैश का उदाहरण है। स्काइप की यदि बात करेंगे तो ये क्या है, ये एक आपका इंटरनेट टेलीफोन सेवा है स्काइप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के महत्वपूर्ण वर्गीकरण में शामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसमें 3-4 वर्गीकरण होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा डिजिटल कैमरा जिसका उपयोग आमतौर पर वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं वेब कैमरा। वेब कैमरे के द्वारा हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें से जो MICR है, MICR का फुल फॉर्म यदि आप याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम एक दूसरे को तत्काल संदेश भेज और प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, चैट बोलते हैं। चैट के द्वारा आप किसके द्वारा चैट कर सकते हैं, सोशल मीडिया साइट के द्वारा। इसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये आते हैं। ईमेल के द्वारा भी आप चैट कर सकते हैं, लेकिन वो एक टाइम पे नहीं होती, वो ईमेल भेजते टाइम लगता है, उसके बाद वापस से आने में भी टाइम लगता है। निम्नलिखित में से किसी त्वरित संदेश के संदर्भ में स्माइली के रूप में यूज किया जाता है। तो इमोटिकॉन्स जिसको हम इमोजीज बोलते हैं, इमोजीज स्माइली की इमोजीज जो रहती है उसमें से वो स्माइल वाली इमोजीज को स्माइली के रूप में जानते हैं। स्माइली का उपयोग करके त्वरित संदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक त्वरित संदेश भेजने में केवल स्माइली या इमोटिकॉन्स ही भेजे जा सकते हैं। स्माइल या इमोटिकॉन्स चेहरे के भाव का एक सचित्र प्रतिनिधित्व है जो भावना का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा इमोजी जिसमें हम आपके एक्सप्रेशन भी बता सकते हैं। जैसे आपने यूट्यूब नहीं, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे आपने नए नए इमोजीज को देखा होगा जिसमें आप एक्सप्रेशन को शो कर सकते हैं। तो वो इसका जो आंसर हो सकता है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जो सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है। इसमें त्वरित संदेश भेजने में केवल स्माइल या इमोटिकॉन्स ही भेजे जा सकते हैं, ये गलत है। आपके मैसेज भी भेज सकते हो उसमें। डैश इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का एक उदाहरण एप्लीकेशन है। तो कौन सा, हैंग आउट, फेसबुक, गूगल क्रोम और फ्लिपकार्ट। तो यदि डायरेक्ट सिर्फ हम मैसेजिंग एप्स की बात करेंगे तो हैंग आउट होता है। इसके अलावा फेसबुक का एक मैसेंजर होता है, वो भी होता है। गूगल क्रोम से कोई मैसेज नहीं भेजा जाता, फ्लिपकार्ट से नहीं भेजा जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचना पुनर्प्राप्ति सेवा है। सूचना पुनर्प्राप्ति सेवा मतलब कि आप डाउनलोड करना या फिर गोफर जिसको बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गोफर उपयोगी है, किस चीज के लिए उपयोगी है, विभिन्न सूचनाओं का संग्रह करने के लिए उपयोगी होती है। विभिन्न सूचनाओं का संग्रह किया, उसके बाद आप अपने डिवाइस में यदि स्टोर करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हैं उसे। ब्लॉग बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संसाधन आवश्यक है। संसाधन में एक नाम आता है, डोमेन नेम आता है, होस्टिंग आता है, CMS आता है, सुरक्षा एजेंसी से आपका अप्रूवल होना चाहिए, DHTML, CSS, MS वर्ड। इसमें से कौन सी चीज़ है, MS वर्ड जरूरी है होस्टिंग के लिए। MS वर्ड ये वाला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं होता है। MS वर्ड जो होता है जिसपे हम ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग की जो वेबसाइट को होस्ट करवाते हैं। तो डोमेन नेम, होस्टिंग, CMSS, सुरक्षा एजेंसी से अनुमोदन, DHTML, ये सारी चीज़ें आपको जरूरत थी, इसलिए आंसर नंबर डी इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लॉग दो शब्दों का संयोजन है। ब्लॉग का यदि फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ये वेब ब्लॉग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब ब्लॉग। निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सुविधा का उपयोग कर एक दूसरे को
उनकी पहचान बताए बिना, यानी ईमेल आईपीएस कई प्राप्तकर्ता का ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। तो बीसीसी जो रहता है उसमें आपकी जो एक दूसरे को उनकी पहचान बिना बताए आपकी आप ईमेल भेज सकते हैं। तो ये होता है बीसीसी। जो यदि आप ईमेल यूज करेंगे, जीमेल यूज करेंगे, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है बीसीसी। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट शिष्टाचार उचित नहीं है? यदि इंटरनेट एथिक्स की बात करेंगे तो कई विषयों के साथ लंबे ईमेल ना लिखें। ईमेल आमतौर पर बड़े अक्षर में लिखे जाते हैं ताकि उन्हें पढ़ना आसान हो जाता है। ये वाला गलत है। बड़े अक्षर में सिर्फ सब्जेक्ट लिखाता है, इसके अलावा सारी चीज़ें छोटे फॉन्ट में लिखाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद निम्नलिखित में से उचित नहीं है, तो ये वाली चीज़ है कि उचित नहीं है। बाकी आप कई विषयों के साथ एक साथ ईमेल भी लिख सकते हैं। सभी को उत्तर दे विकल्प पर क्लिक करने के लिए पहले ध्यान से जांच ले, ये वाली भी सही बात है। उचित तो संक्षिप्त विषय शीर्षकों का उपयोग करें, ये भी बात सही है। लंबे लंबे ईमेल एक साथ एक ही ईमेल नहीं लिखना चाहिए। कई विषयों के अलग अलग, यदि आप हर सब्जेक्ट पे अलग अलग ईमेल लिखेंगे तो सिस्टमेटिक आपको सामने वाला रिसीव कर पाएगा और पढ़ पाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये शिष्टाचार नहीं है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग आईपी पते को नाम देने के लिए किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता इंटरनेट के साथ नाम के माध्यम से कंप्यूटर का पता लगा सके? यदि कंप्यूटर के पता लगाने की यदि बात करेंगे हम, तो कंप्यूटर का पता किस चीज से लग जाता है? वो होता है HTTP PS से, जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस। तो इसका सिक्योरिटी, ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीमेल में आप एक ऐसा उपयोगकर्ता नाम चुन सकते हैं जो कितने डेस्ट नाम का होता है। यदि नेम कैरेक्टर की बात करें, उसकी लेंथ की बात करें, तो वो 6 से 30 कैरेक्टर का हो सकता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप याद रख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जीमेल में जीमेल आईडी के घटक के रूप में अनुमत नहीं है? एक्सरेट, दर पर, एक्सपर्सेड, संख्या, डॉट। तो इसमें से जो ये वाला हम किसी भी जीमेल एड्रेस को देखते हैं, तो जैसे www.kalpaksha.ias@gmail.com, तो उसमें एक्सरेट भी आ रहा है। और यदि कल्पाक्ष के आगे हम बोलते हैं कि यदि उसका इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो जैसे 2019 में हुआ है, तो हम एक कल्पाक्ष IAS 2019 लिख सकते हैं। तो 0 से 9 तक के वर्ड नंबर भी याद कर सकते हैं। @.com, डॉट का मतलब होता है डॉट लगाया, मतलब डॉट भी हो सकता है। इसमें से एम्परसेंड नहीं होता, ये वाला जो एंड वाला साइन होता है, एन वाला साइन होता है, ये नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ईमेल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ईमेल 24 घंटे खुले रहने वाला डाकघर की तरह जहाँ कोई भी व्यक्ति लगभग बिना किसी खर्चे के मेल और प्राप्त और भेज सकता है। तो ये बात तो सही है कि आप उसमें कोई किस तरह का खर्च नहीं लगता और रिसीवर और सेंडर किसी भी टाइम पे उसको यूज कर सकते हैं। ईमेल पते में अक्षर, संख्याएं, पूर्ण विराम, हाइफन और अंडरस्कोर हो सकते हैं। तो ये बात भी सच है कि ये सारी चीज हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, दोनों चीज होती है। इसमें एन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोगकर्ता को वेब पर अन्य पृष्ठों या साइटों पर जाने की अनुमति देता है? तो ये वाली जो चीज़ होती है वो होती है हाइपरलिंक। यदि आपने किसी वेबसाइट को ओपन किया है, वो वेबसाइट में आप यदि आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं या किसी वेबसाइट को थ्रू करके रीड कर रहे हैं, तो रीड करते वक्त आपके बीच में भी ब्लू लाइन की कोई वेबसाइट का एड्रेस होता है, जिस पे आप क्लिक करते हैं तो उस वाली वेबसाइट पे चले जाते हैं। उस वेबसाइट की जो लिंक डली हुई है इस वेबसाइट पे, उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। ये वेबसाइट्स को कनेक्ट करने में काम आती है। इसका आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक। URL प्रारूप का निम्नलिखित में से कौन सा भाग लक्ष्य तक ले जाने वाली निर्देशिकाओं का अनुक्रम को निर्दिष्ट करता है? तो ये पाथ की बात करते हैं। यदि पाथ की बात करेंगे तो निर्देशन का काम कौन करेगा? एड्रेस को निर्देशन। लक्ष्य तक ले जाना मतलब कि कहीं से आप निकले हैं, आपकी मंजिल पे पहुंचना है, तो उसको किस जगह से आपको डायरेक्शन तो पता है, लेकिन आप डायरेक्शन के साथ साथ आपको रास्ता भी पता होना चाहिए। तो रास्ता पता है तो उसको बोलते हैं पथ। ये मतलब इंग्लिश में बोलते हैं पाथ। निम्नलिखित में से किसी वेब पर डेटा के कुछ बिट के लिए पॉइंटर कहा जाता है, चाहे वो वेब दस्तावेज हो, छवि हो, स्टाइल शीट हो, जावा स्क्रिप्ट हो। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। किसी वेब डेट पर डेटा के कुछ बिट के लिए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं इसको। तो वेब दस्तावेज हो, छवि हो, स्टाइल शीट हो, जावा स्क्रिप्ट हो, सभी के लिए पॉइंटर क्या कहा जाता है? URL का अर्थ क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ये वाला है इसका ऑप्शन नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा। HTML का उपयोग करके निम्नलिखित लिखित और निर्मित तथा ब्राउजर द्वारा अनुमोदित इंटरनेट का दस्तावेज क्या कहलाता है? यदि HTML के द्वारा कुछ वेब बना हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं हम? वेब पेज बोलते हैं। जो अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग पेज होते हैं उसको बोलते हैं वेब पेज। इंटरनेट का दस्तावेज कहलाता है, वेब पेज से मिलकर बनता है वेब वेबसाइट पूरी।
जब वेब सर्वर वेब क्लाइंट को HTTP प्रतिक्रिया संदेश के साथ प्रतिक्रिया देता है तो उस प्रक्रिया संदेश में निम्नलिखित में से कौन सा भाग होता है। यदि उसकी बात करेंगे तो वो कौन सा भाग होता है, स्थिति रेखा होती है जिसको बोलते हैं स्टेटस लाइन। स्टेटस लाइन मतलब कि जैसे आपने जो वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर से एक लाइन चलती हुई जाएगी और यदि वो पूरी हो गई तो उस टाइम पे आपका जो जिस लिंक पे आपने क्लिक किया वो ओपन हो जाती है, उसको बोलते हैं स्टेटस लाइन। URN का मतलब क्या होता है, तो URN का कंप्यूटर की भाषा या इंटरनेट की शब्दावली में यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम URN का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका है URL का फुल फॉर्म होता है। इंटरनेट पर दस्तावेज के स्थान के बारे में जानकारी कौन देता है। इंटरनेट पर दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट के स्थान का मतलब कि डिक्शनरी डायरेक्टरी में कौन जात के उसके देखता है, URL देखता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। निम्नलिखित में से किसी इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक अद्वितीय पहचानकर्ता के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो कौन, अभी इसके जस्ट पहले हमने देखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है वो। निम्नलिखित में कौन सी एड्रेसिंग योजना www ब्राउजर द्वारा इंटरनेट पर वेबसाइट का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती है तो वो क्या है, जितने भी पता लगाने वाली काम होती है कि ये जो वेबसाइट है वो कहाँ से आ रही है, वो उसका फुल फॉर्म URL ही उसमें काम आता है। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक डैश योजना है जिसका उपयोग www ब्राउजर इंटरनेट साइट को पता लगाने के लिए करते हैं। तो क्या है ये, एड्रेसिंग योजना है, एड्रेसिंग प्लान है ये। www एक सूचना स्थान है जहाँ दस्तावेज और अन्य वेब स्थान की पहचान की जाती है। सेम वही वाली चीज़ आ गई है इसमें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक ही चीज़ के ऊपर जो क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं तो अलग अलग लैंग्वेज में वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। किसी विशेष कंप्यूटर के मुख्य पृष्ठ और वेब पेज पर संपूर्ण साइट की पहचान करता है, यदि पहचान की वापस से URL ही करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है, ये वापस से हम सर्च इंजन के ऊपर बात करेंगे तो सर्च इंजन में गूगल होता है, याहू होता है, अल्टा विस्टा होता है, ये सारे सर्च इंजन है। लेकिन इसमें से जो ट्विटर है, ट्विटर सोशल ब्लॉगर साइट है या सोशल मैसेजिंग साइट है, तो ये ट्विटर हम इसका आंसर हो जाएगा, सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि सर्च इंजन नहीं है तो वेब क्रॉलर, याहू, अल्टा विस्टा, विंडोज, तो विंडोज आपका सर्च इंजन नहीं है। विंडोज आपके जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी कंपनी है ये, विंडोज इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट का URL सुरक्षा प्रमाण पत्र पेडलॉक का रंग क्या होता है, तो यदि सुरक्षित है कोई सी भी चीज़ तो हम उसको ग्रीन सिग्नल से डिनोट करते हैं, उसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा URL में वेद प्रोटोकॉल नहीं है। वेद प्रोटोकॉल की बात करें मतलब कि वैलिड प्रोटोकॉल नहीं है, तो HTLS HTTP से PS HTTP FTP, तो ये जो तीनों प्रोटोकॉल से जिसमें HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एस का मतलब होता है सिक्योरिटी। इसमें भी यही वाला होता है। FTP का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन HTLS जैसे कोई चीज़ नहीं होती है प्रोटोकॉल में। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। HTTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट को सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाता है। तो HTTP का पूर्ण रूप क्या है, HTTP का फुल फॉर्म जब हमने बात करी थी तो उसका क्या फुल फॉर्म था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब क्लाइंट और वेब सर्वर्स के बीच संचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो जो हम वेब सर्वर है और वेब क्लाइंट है, मतलब दो जगह अलग अलग कंप्यूटर पे दो क्लाइंट बैठे हुए जब वो बात करते हैं तो उसके बीच में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, वो होता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पी का जो पूछा है वो होता है प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS का फुल फॉर्म पूछा है इन्होंने। निम्नलिखित में से किसने फायरफॉक्स वेब ब्राउजर विकसित किया है। यदि फायरफॉक्स वेब ब्राउजर की बात करेंगे तो मोजिला कंपनी ने डेवलप किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मोजिला। माइक्रोसॉफ्ट का एज होता है, गूगल का क्रोम होता है। इसके बाद HTTPS प्रोटोकॉल में एस का क्या अर्थ है, तो ये होता है सिक्योर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। HTTPS शब्द का अर्थ है, तो फुल फॉर्म हमने बताया था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HP का फिर पूछा है प्रोटोकॉल होगा वेन नई चीज़ है ये। वेन का पूर्ण रूप पूछा तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। जब नेटवर्क प्रणाली के बारे में हम बात करते हैं तो अलग अलग टाइप के नेटवर्क आते हैं, जिसमें से एक लेन होता है जिसका फुल फॉर्म होता है लैंड लोकल एरिया नेटवर्क, एक मेन होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और रहता है वेन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा,
वाइड एरिया नेटवर्क। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का NIC नेट जो सभी जिलों और राज्य मुख्यालय को जोड़ता है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यदि राज्य मुख्यालय को जोड़ता है मतलब कि वो इंटर स्टेट काम कर रहा है, उसका बोलता है वाइड एरिया नेटवर्क। इंटर स्टेट काम कर रहा है मतलब कि अलग अलग राज्यों में काम कर रहा है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसलिए बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। HTTPS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एप्लीकेशन स्तर पर डेटा इनक्रिप्ट करता है, या डिफॉल्ट रूप से पोर्ट 443 का उपयोग करता है, ये नेटवर्क स्तर पर डेटा इनक्रिप्ट करता है, या इसका मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है। तो ये इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है, ये नेटवर्क स्तर पर डेटा इनक्रिप्ट नहीं करता है, ये आपके एप्लीकेशन स्तर पर डेटा इनक्रिप्ट करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो है HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले जो कंप्यूटर है उसको बोलते हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर पे काम में आता है HTTP प्रोटोकॉल। बाकी ये जो दो है ऑप्शन वेन और लेन होता है, उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, और वेन को फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तो होता है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा डेटा के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में हम बात करते हैं डेटा की, तो डेटा का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होता है। डेटा का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है, उसको नियंत्रित कौन करेगा? तो समूह को बोलते हैं प्रोटोकॉल। यदि प्रोटोकॉल इसलिए जरूरी है कंप्यूटर में क्योंकि यदि हम देखते हैं कि समाज में व्यवस्था बनी हुई है नागरिकों की सुरक्षा और उनकी अपराध को रोकने के लिए पुलिस की, तो पुलिस क्या काम करती है? कानूनों का सहारा लेती है। उसी तरीके से कंप्यूटर में जो हमारा कंप्यूटर में सारा वर्क कैसे होता है? डेटा के रूप में होता है। डेटा मतलब कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। तो इसी को अलीगल एक्टिविटी से बचाने के लिए हम प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग की भाषा में लोग बात करते समाज के लिए, ऐसे ही प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल हमारे समाज में भी होते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, अलीगल एक्टिविटी ना हो डेटा के लिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डेज डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए नियमों और प्रारूप का एक सेट है। डेज डेटा को एक आप मैसेज भेज रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं, फाइल अपलोड कर रहे हैं, सब अपना आप में एक डेटा है। डेटा को भेजना और प्राप्त करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी? प्रोटोकॉल। मतलब एक सीक्वेंस वे में भी चीज़ें हो सकती है, अलीगल भी नहीं हो, दूसरे साथ में कंप्यूटर उसको सिस्टमेटिक समझ सके। यदि जेपीजी इमेज है तो जेपीजी इमेज ही होना चाहिए। यदि वो उसमें आप फाइल अपलोड करेंगे PDF तो वो अपलोड नहीं होगा। उसका प्रोटोकॉल बना हुआ कि जेपीजी की जगह पे जेपीजी होना चाहिए, PNG की जगह पे PNG होना चाहिए, वीडियो की जगह पे वीडियो ही होना चाहिए, तो प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको। ये चीज़ सब चीज़ क्या कहलाती है? प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसने किया था? हाइपर टेक्स्ट की बात करेंगे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, इसका जो टेड नेल्सन, इसका आंसर होता है टेड नेल्सन ने हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किया था। GPRS का पूर्ण रूप क्या है? GPRS का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ग्लोबल जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। रेडियो सर्विस GPS आपका जो GPRS होता है, इसका फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। GPS अलग होता है, GPRS अलग होता है। GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। किसका है ये? अमेरिका का। इसी तरीके से बाइदू जिसको बोलते हैं वो चाइना का GPS बोल सकते हैं। हमारे इंडिया में भी अभी GPS मतलब एक आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, जिसका अभी नाम क्या है? नाविकों के लिए बनाया गया था भुवन ऐप। इस टाइप की जो नाविकों के लिए, तो हम अभी टेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि डेवलप कर रहे हैं अपना GPS। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? एप्लीकेशन प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो जो हमने बात की थी कि एप्लीकेशन सर्वर पे काम करता है नेट, तो ये कौन है? HTTP। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल क्या है? HTTP। इंटरनेट का उपयोग करके फाइलों को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है। इंटरनेट का यूज करके हमको फाइल ट्रांसफर करना है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम में आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर एक नोड से दूसरे नोड में फाइल को स्थानांतरित करने के लिए काम में आता है? तो एक नोड से मतलब कि नोड मतलब कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस तक इनको भेजना है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर एक नोड से दूसरे नोड में, हमने ये क्वेश्चन कर लिया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका आंसर होगा। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है? यदि हम इसकी बात करेंगे तो दो स्टेटमेंट दे रखा है, दो स्टेटमेंट में से हमको बताने का कौन सा सही है कौन सा गलत है। FTP मुख्य रूप से बड़ी फाइल स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें डाउनलोड बाधित होने के बाद डाउनलोड को फिर से शुरू करने की क्षमता है। तो ये वाली जो चीज़ है ऑप्शन नंबर ए, ये वाली बात सही है कि बड़ी फाइल स्थानांतरित करने के लिए मतलब ट्रांसफर करने के लिए
ये चीज़ होती है। यदि हम इसकी बात करेंगे तो पहले आपके टेलीग्राम में ये चीज़ होती थी कि यदि एक चीज़ आपने डाउनलोड करी वहाँ से कोई सी बड़ी फाइल, और यदि वो फाइल बाधित हो गई, डाउनलोड करना मतलब कैंसिल हो गई, तो वापस हमको डाउनलोड करना पड़ती थी। टीसीपी किसी भी डेटा के प्रवाह के से पहले दोनों छोर पे एक कनेक्शन स्थापित करता है। तो ये बात भी सच है कि दोनों जो टीसीपी होता है, ट्रांसफर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो होता है, तो पहले कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा, उसके बाद ही सेंड होगी कोई सा भी मैसेज या फाइल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों चीज़ सही है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल www में उपयोग किया जाता है। www में यदि हम बात करते हैं तो यदि कोई सी वेबसाइट गूगल पे आप सर्च करेंगे तो उसकी वेबसाइट के नाम के आगे क्या आएगा, HTTPS मतलब सिक्योर और स्लैश करके उसके बाद www.kalpaksha.is.com आता है। तो इस टाइप से आपका HTTP प्रोटोकॉल हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो वही वाला प्रोटोकॉल जो शब्दों चलता है, HTTP। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यदि गलत कथन की बात करेंगे तो WWW का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो ये बात तो सच है, ये गलत नहीं होगा। ये वेबसाइट या वेब पेजों का एक संग्रह जो वेब सर्वर पर संग्रहित होता है। ये भी बात सच है कि वेब पेज से आपकी वेबसाइट बनती है, वेबसाइट सारी वेब सर्वर पर होस्ट होती है। तो मतलब कि आपकी ये बात भी सच है। ये एक इंट्रानेट है जिसे किसी संगठन में निजी नेटवर्क के रूप में स्थापित किया जाता है। यदि निजी नेटवर्क के रूप में स्थापित किया जाता है तो उसको WWW नहीं बोलते, उसको पेन एरिया नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, जिससे हम नेटवर्क स्थापित करते हैं। WWW में HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करके वेब पेजों तक पहुंच जाता है। तो ये प्रोटोकॉल सारी वेबसाइटों के लिए रहता है। ऑप्शन नंबर डी भी ये सही है, बी भी सही है, ए भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अपाचे टॉमकेट अपाचे टॉमकेट डेस्क का उदाहरण है जो वेब संसाधनों के लिए क्लाइंट HTTP अनुरोधों का प्रबंधन कर सकता है। तो ये सब कौन करता है, वेब सर्वर ही करता है। जो भी हम किसी भी वेबसाइट पे हम जाने के लिए हम सबसे पहले किसका यूज़ करेंगे, सर्च इंजन का यूज़ करेंगे। सर्च इंजन क्या काम करेगा, सर्च इंजन पे हमने कोई एड्रेस टाइप किया था, वो ढूंढने जाएगा वेब क्रॉलर इस पे वेब सर्वर पे कि इस नाम की कोई वेबसाइट है या नहीं है। वेब क्रॉलर वेब सर्वर पे गया, वेब सर्वर से आपको वेबसाइट निकाल के दी, उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वेब पेजेस आ जाएंगे। तो उसी को हम आपका पूरा इंटरनेट जो बोलते हैं, इसी टाइप से पूरा काम करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसा कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब आधारित सूचना तक पहुंचने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानकों को निर्धारित करता है। यदि मानकों का निर्धारण करना मतलब कि वो प्रोटोकॉल निर्धारित करना, और HTTP प्रोटोकॉल होता है ये। स्थानीय कंप्यूटर से दूरस्थ कंप्यूटर तक डेटा को संचरण को क्या कहते हैं। यदि आप उसको बोलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक उज्जैन में एक कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया है और एक कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया है इंदौर में। वहाँ तक हमको एक कोई फाइल भेजना है तो हम यहाँ से अपलोड करेंगे, वहाँ पर वो डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ से जो भेजने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं अपलोड, वहाँ से जो रिसीव करने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं हम डाउनलोड। तो इसका जो दूरस्थ कंप्यूटर डेटा का संचरण को क्या कहते हैं, अपलोडिंग कहते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट पर वेब सर्वर से आपके पीसी पर फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया है। यदि आप वापस से उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे हम, कि आप गए सबसे पहले गूगल पेज पे, मतलब गूगल तो एक सर्च इंजन है, हम गए सबसे पहले सर्च इंजन पे आपने सर्च किया कि हमको कल्पाक्ष IAS की कोई सी बुक से या PDF की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपने वहाँ पे टाइप किया, वो चीज़ सही है या नहीं है, वेब क्रॉलर जाके वेब सर्वर पर जाएगा, वेब सर्वर में रिसर्च किया उसने कि कल्पाक्ष IAS नाम की एक वेबसाइट रखी हुई है, वेबसाइट के अंदर एक वेब पेज रखा हुआ मतलब कि वो फाइल रखी हुई है। वेब पेज वही वेब पेज उठा के आपको प्रदर्शित कर देगा होम पे आपके डिवाइस के मॉनिटर पे। और ये वाली जो चीज़ प्रदर्शित कर दी उसको आप फिर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लिया मतलब कि वेब सर्वर से आपके अकाउंट, आपके जो PC है या फिर आपका कंप्यूटर है या आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके अंदर आ गया है। उस कहानी को कहते हैं हम डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने वाले कंप्यूटर की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यदि इंटरनेट से सर्वर से सूचना की आपको वो क्या करना है, सूचनाएं आपको रिसीव करना है तो उसको बोलते हैं डाउनलोड करना। हमने जो इसके पहले बात करी थी वो इंटरनेट से आपके कंप्यूटर पर फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा उसका। निम्नलिखित में कौन सा शब्द इंटरनेट पर आपके PC से दूसरे कंप्यूटर, आमतौर पर वेब सर्वर पर फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं हम अपलोडिंग। अपलोडिंग क्या काम करता है, इधर से उधर आपकी चीज़ें
भेजने का काम करता है। डाउनलोडिंग क्या करता है, वेब सर्वर से आपके जो आपके डिवाइस है उसके अंदर डेटा को रिसीव करने को बोलते हैं हम। डाउनलोडिंग समझ में आया। इस अपलोडिंग। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? यदि आईएसपी का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही आईएसपी का फुल फॉर्म होता है। जैसे आज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की बात करेंगे, जियो है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, ये भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की श्रेणी में आते हैं। बिना किसी स्पष्ट लाभ या वैचारिक उद्देश्य के विनाशकारी साइबर हमले को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं क्या आपका ऑप्शन नंबर इज वेंडलिज्म। वेंडलिज्म की बात करते हैं हम, तो ये सारी चीज क्या किसी का वैचारिक उद्देश्य नहीं है, फिर भी वो चीज हो चुकी है। ईव्स ड्रॉपिंग डैश प्रकार के साइबर हमले का एक उदाहरण है। यदि साइबर हमलों के प्रकारों की बात करेंगे तो बहुत सारे प्रकार के साइबर हमले होते हैं, जिसमें से मैन इन द मिडिल होता है ईव्स ड्रॉपिंग। ईव्स ड्रॉपिंग मैन इन द मिडिल प्रकार के साइबर हमलों का एक उदाहरण होता है। W3C का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होता है W3C। 3C मतलब W 3 बार लिखा गया है, www वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, और C का मतलब होता है कंसोर्टियम। इंटरनेट की गति मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई सही होती है? इकाई सही है। यदि हम इंटरनेट की बात, स्पीड की बात करें तो बिट्स प्रति सेकंड में कहाँ यूज करते हैं हम, तो बिट्स प्रति सेकंड इसकी मापने की इकाई होती है। TCP/IP में पोर्ट पता कितने बिट का होता है? यदि बिट्स की बात करेंगे तो 48 बिट का लंबा एक TCP/IP एड्रेस होता है। हाउ मेनी बिट्स मेक अप द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ मशीन। मशीन में यदि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की बात करें कितने बिट का होता है, वो 8 बिट का होता है। इंटरनेट को पैकेट स्विच्ड नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि यह डैश का उपयोग करता है। यदि इंटरनेट की बात करेंगे तो टीसीपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो पैकेट स्विच मतलब कि आपकी जो फोटोन की श्रेणी, हम जो प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है, पैकेट्स के रूप में चलता है। इसी तरह से इंटरनेट पे भी जो डेटा होता है वो एक पैकेज्ड के रूप में बोलते हैं, इसलिए स्विच्ड नेटवर्क भी बोलते हैं उसको, पैकेट स्विच्ड नेटवर्क। इसका जो ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल या ट्रांसफर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। गूगल क्रोम ब्राउजर में पेज लोड होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सी कुंजी दबाई जाती है? यदि आपने पेज को इस तरह लोड किया, गूगल क्रोम पे ओपन किया है, यदि आपको नहीं ओपन करना, उसको रोकना है, तो आप एस्केप दबा सकते हैं, जिससे वो चीज़ रुक जाएगी। और ये कीबोर्ड से क्वेश्चन है। गूगल क्रोम में किसी पेज को लोड होने से रोकने के लिए निम्नलिखित किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ESC मतलब एस्केप का यूज़ किया जाता है। गूगल क्रोम पर ब्राउजर में अंतिम टैब दाईं ओर पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का शॉर्टकट की? यदि कीबोर्ड शॉर्टकट की बात की जाए, शॉर्टकट किसकी बात की जाए तो कंट्रोल C होता है कॉपी के लिए, कंट्रोल V होता है पेस्ट के लिए, कंट्रोल X होता है कट करने के लिए, कंट्रोल Z होता है अंडू करने के लिए, कंट्रोल Y होता है रीडू करने के लिए। इसी तरीके से जो अंतिम टैब निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो यदि हम कंट्रोल 9 दबाएंगे तो सबसे लास्ट में पहुंच जाएंगे हम। ब्राउजर में अंतिम टैब दाई ओर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड की शॉर्टकट का यूज़ किया था? यदि आपने इंटरनेट चला रहे हैं, वेब ब्राउजर पे आपने बहुत सारी वेबसाइट खोल रखी है, लास्ट में पहुंचना है तो कंट्रोल 9 दबाइए, आप वहाँ पर पहुंच जाते हैं। TCP का पूर्ण रूप क्या है? तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। TCP एक डैश प्रोटोकॉल है, जबकि UDP एक डैश प्रोटोकॉल है। TCP कौन सा प्रोटोकॉल है? TCP की यदि बात करें तो कनेक्शन उन्मुख। ये कनेक्शन मतलब बिल्ड करता है। जब हमने कंप्यूटर पे बात करी थी कि एक जगह से दूसरे कंप्यूटर पे आपको डेटा पहुंचाना है तो सबसे पहले कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, तो इसलिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की बात करते हैं। कनेक्शन उन्मुख मतलब कनेक्शन बनाने वाला, मतलब कि कनेक्शन ओरिएंटेड, और कनेक्शन रहित उसी को UDP। आपको कनेक्शन को वापस से क्लोज करना है तो उसको बोलते हैं कनेक्शन रही, UDP है प्रोटोकॉल। तो डैश इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद TCP/IP डेटा कनेक्टिविटी स्तर को कहा जाता है? किस स्तर को कहा जाता है? फ्रेम स्तर का को बोलते हैं। TCP डेटा कनेक्टिविटी स्तर को कहा जाता है फ्रेम बोलते हैं उसको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी परत TCP/IP प्रोटोकॉल की परत नहीं है? यदि IP एड्रेस या TCP की अलग अलग लेयर्स की बात करेंगे तो इसमें से प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होती है। TCP में ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन और इंटरनेट परत होती है। जब आप ये OSI मॉडल पढ़ेंगे कंप्यूटर में डिटेल में तो ये आपको समझ में आएगा कि अलग अलग 7 जो लेयर होती है वो क्या काम करती है, कैसे होती है। निम्नलिखित में से IP पते का वर्ग पता क्या है? एक वर्ग पता दे रखा है, इसका पता लगाना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? IPv4 वर्ग ये पता नेटवर्क आईडी के लिए पहले 8 बिट्स का उपयोग करता है, ये बात सच है, तो ये बात भी सच है। IPv4 का मतलब पूछ रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये वर्ग का मतलब होता है वर्जन, तो वर्जन 4 को वर्ग सी पता होस्ट आईडी के लिए अंतिम 8 बिट्स का उपयोग करता था, ये बात भी सच है। वर्ग सी के लिए 8 बिट का उपयोग करता है, वर्ग ए के लिए आपको 8 बिट का उपयोग करता है, दोनों के लिए ये चीज़ सही है कि दोनों के लिए ये काम करता है। आईपी वर्जन 4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के पते के 4 भाग में से प्रत्येक हमेशा निम्नलिखित सीमा में एक संख्या होती है, तो 255 0 से लेकर 255 तक के 4 भाग होते हैं उसमें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आईपी वर्जन 4 पते की लंबाई 64 बिट होती है और IPv4 पते की लंबाई 256, V6 पते की लंबाई 256 होती है, तो ये बात गलत है क्योंकि दोनों चीज़ गलत है। IPv4 पते की लंबाई 32 बिट्स होती है, 6 की होती है 64 बिट्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल का निम्नलिखित में कौन सा संस्करण इंटरनेट पर सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल की यदि बात करें जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा वर्जन है इसका? तो IPv4 सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल ये यूज़ किया जाता है। IPv4 डेटाग्राम की अधिकतम लंबाई बाइट्स में है, कितने बाइट्स का डेटाग्राम होता है सबसे बड़ा IPv4 का? तो वो होता है 6535 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। IPv6 पते की लंबाई क्या है? IPv6 पते की लंबाई हमने बात करी तो सॉरी, IPv4 जो वर्जन होता है उसका होता है 64 बिट्स की और IPv6 की होती है 128 बिट्स की, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। TCP में डेटा भेजना और प्राप्त करना का उपयोग करके किया जाता है। यदि TCP में डेटा भेजना और प्राप्त करने का उपयोग किसके द्वारा? तो बिट्स बाइट स्ट्रीम होती है। बाइट स्ट्रीम मतलब कि डेटा की जो साइज होती है वो सब हम किससे यूज़ करते हैं? बाइट या बिट्स से, ठीक है। 8 बाइट का एक बिट बनता है, उसके बाद फिर हम MB KB इसी से बनते हैं, तो बाइट स्ट्रीम इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो आज के जो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद देखेंगे हम अगले लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद।